हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग बायोट-सेवर्ट का नियम देखेंगे कि ये बायोट-सेवर्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑर्स्टेड का प्रयोग बताया हूं, जिसमें ऑर्स्टेड जी हम लोग को ये बताए हुए हैं कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों तरफ वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये ऑर्स्टेड जी हम लोग को बता दिए। ठीक है, अब किसी तार में हम लोग वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो उस तार के किसी लंबाई के द्वारा उससे कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इस सब के लिए बायोट और सेवर्ट दो साइंटिस्ट मिलकर के इस पर प्रयोग परीक्षण करके हम लोगों को ये नियम दिए, जिसको बायो-सेवर्ट का नियम बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमने हेडिंग लिखा हुआ है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, देखिए ये है क्या, हम इस नियम से जानेंगे क्या, वही धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कोई धारावाही चालक है, तार है, उसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र को निकालेंगे, जानेंगे कि वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कैसे। ठीक है, उस पर जो भी नियम हमको मिलेगा वो वही नियम हम लोग देखेंगे, जो कि कौन दिए, बायो-सेवर्ट जी दिए। तो इन दोनों के नाम पर बायो-सेवर्ट का नियम इसको जानते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग को फिलहाल ये समझना है कि ये नियम क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बताया कल, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है, ऑर्स्टेड के प्रयोग वाले में मैं आपको बताया, जैसे मान लीजिए कि कोई एक तार है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक तार है, ये तार कैसा भी तार हो, ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा ऊपर या नीचे किससे कोई मतलब नहीं है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र किस रूप में होता है, चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में होता है। अगर इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब कंफर्म है कि चुंबकीय बल रेखाएं इसके चारों तरफ है। ठीक है, किस रूप में होती हैं, वो ऐसे होंगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। खैर किसी तार में जब धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस तार से आर दूरी पर किसी कोई बिंदु है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ये ऑर्स्टेड जी हम लोग को नहीं बता पाए थे। तो हमको कौन बताया, ये बायोट और सेवर्ट, ये दोनों लोग हम लोग को मिलके बताए कि भाई हाँ देखिए, ठीक है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे कुछ दूरी पर कोई स्थित बिंदु है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस पर डिपेंड करेगा, क्या उसके लिए सूत्र होगा। ठीक है, तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए एक रैंडमली किसी भी आकार का एक रैंडमली, जैसे कि मैं एक तार बना ले रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए ये कोई तार है, समझ में आ गया, ये कोई तार है, ऐसा नहीं कि ये गोला है, सीधा है, ऐसा कुछ नहीं, रैंडमली। ठीक है, कोई भी एक तार है तो, और इसमें धारा मैं कितनी प्रवाहित कर दे रहा हूँ, मान ले रहा हूँ कि नीचे से ऊपर की ओर इसमें जो धारा है वो क्या हो, कितनी प्रवाहित हो रही है, आई वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। वैद्युत धारा को कैपिटल आई से या स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, हम कैपिटल आई से कर रहे हैं। ठीक है, तो वैद्युत धारा ये आई, इसमें क्या हो रही है, आई वैद्युत धारा इस तार में प्रवाहित हो रही है। वैसे तो इसकी तार की लंबाई बहुत है, लेकिन हमको पूरे लंबाई के द्वारा इसके नहीं निकालना है। ठीक है, इस तार की एक छोटी सी लंबाई हम ले लेते हैं, बता रहे हैं आपसे। ठीक है, छोटी सी लंबाई, जैसे मान लीजिए कि एक सूक्ष्म लंबाई, इतनी बस लंबाई। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ ये पूरा तार हो गया। ठीक है, सूक्ष्म लंबाई हम बस लेते हैं, एक छोटी सी लंबाई। ठीक है, इतनी लंबाई, समझ रहे हैं, ये जो थोड़ी सी लंबाई है, इस लंबाई को मैं लिख रहा हूँ DL। सूक्ष्म लंबाई है इसलिए बहुत छोटी सी, इसीलिए DL मैं इसको लिख दिया, इस लंबाई के तार को। समझ में आ गया, L माने लंबाई और D माने बड़ी सूक्ष्म। ठीक है, इतना लंबाई, जो इतना लंबाई का ये तार है, इतना लंबा, हमको पूरे तार के द्वारा नहीं, इसी तार के द्वारा इससे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, मान लेता हूं, ठीक है, कि इससे जैसे यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, एक यहाँ पर बिंदु है, इस बिंदु का मैं नाम
P दे लेता हूँ, कैपिटल P। इस बिंदु पर इस तार में धारा प्रवाहित किए हैं, तो उस तार के इतने dl लंबाई के द्वारा, ठीक है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग को जानना है कि कितना होगा। तो ये जो दूरी जो आपको दिख रही है इस सूक्ष्म लंबाई से इस बिंदु P के बीच की दूरी को, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ये कितनी दूरी है, स्मॉल r। कितनी दूरी है, ठीक है, स्मॉल r है, ठीक है। यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग को निकालना है। दूसरी बात ये है, ठीक है, थोड़ा सा देखिए, ये जो सूक्ष्म लंबाई हम लिए हैं, ठीक है, अब इस सूक्ष्म लंबाई का जो तार है इसका हमको अक्ष खींचना पड़ेगा, अक्ष हमको बनाना पड़ेगा। तो बस ये बड़ी छोटा सा लंबाई है, सीधा ही होगा, ठीक है। तो इसका हम अक्ष इसी को मिलाता हुआ खींच देंगे ऐसे लाइन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो गया, ये एक अक्ष हो गया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये इतने लंबाई का अक्ष हो गया, क्योंकि इतना छोटा सा होगा इसी का ये अक्ष हो गया, ठीक है। अब इस सूक्ष्म लंबाई का जो तार है उसके अक्ष से कितने कोण पर यह बिंदु P है, कितने कोण पर है, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे दिखा दूं, ठीक है, चलिए थोड़ा और गाढ़ा दिखा दे रहा हूं, समझ में आ गया। कितने कोण पर इस सूक्ष्म लंबाई के तार के अक्ष से कितने कोण पर यह बिंदु P है, इसको मैं मान लेता हूं थीटा। ये कोण कितना है, ठीक है, ये थीटा है। कोई दिक्कत परेशानी, ये थीटा कोण है, ठीक है। इस तार से कितनी दूरी पर वो स्थित बिंदु है, स्मॉल r। तार की लंबाई कितनी है, स्मॉल डेल्टा। इस तार में बहने वाली धारा कितनी है, कैपिटल I, ठीक है। ये पूरे लंबाई नहीं, एक सूक्ष्म लंबाई के द्वारा ही यहाँ पर तार हम निकालेंगे। उसी के लिए बायो और सेवर्ट जी हम लोग को बताए कि सूक्ष्म लंबाई, एक थोड़ी सी लंबाई के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए सूत्र क्या होगा, वो किस पर डिपेंड यहाँ पर करेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस थोड़े से लंबाई के द्वारा यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग निकालेंगे, जो मिलेगा हमको, वो थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, उसको हम DB लिख देते हैं, ठीक है, या डेल B भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए ये जो तार की सूक्ष्म लंबाई है, इससे स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, ठीक है, r दूरी पर ये जो बिंदु P है, यहाँ पर थोड़ी सी चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, क्योंकि थोड़ा सा है लंबाई, थोड़े से लंबाई के तार के द्वारा हम लोग को निकालना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसको हमको निकालना है, जानना है। तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया, ठीक है। इसी डेल B को हम लोग को समझना है, ठीक है। बायोट और सेवर्ट जी हम लोगों से क्या बताए, ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, देखिए बायोट सेवर्ट जी हम लोगों से बताए कि ये जो यहां पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर है, ठीक है, इस बिंदु पर ये जो थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र इस थोड़े से लंबाई के द्वारा वह किन किन बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो इस तार में बहने वाली धारा पर डिपेंड करता है, ये जो सूक्ष्म लंबाई है इस लंबाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये इससे जो ये दूरी है, इस सूक्ष्म लंबाई के तार से ये जो बिंदु P के बीच की दूरी है स्मॉल r, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो थीटा है, ठीक है, थीटा क्या है, ये सूक्ष्म लंबाई के तार के अक्ष से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, के बीच बना हुआ कोण, इस कोण के साइन पर डिपेंड करता है, ज्या पर डिपेंड करता है, चार बातों पर डिपेंड करता है। कौन, यहाँ वाला चुंबकीय क्षेत्र जो थोड़ा सा मिलेगा इस सूक्ष्म लंबाई के द्वारा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी। कौन सी धारा बह रही है, तो कितनी धारा बह रही है इसमें, I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो वो चारों पर डिपेंड करता है, वो बताए कि उन चारों पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है ये हम लोग को जानना है। वो क्या बताए कि कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे देखिए अभी यहाँ पर हमको कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या लिखेंगे हम अभी आपको क्या करें बता रहे हैं, ठीक है। पहली बात वो किस पर डिपेंड के लिए बोले, ये जो DB है थोड़ा सा, ठीक है, ये DB समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र DB, ठीक है, ये DB, ठीक है। ये सब किन किन बात पर डिपेंड करता है वो मैं आपको अभी क्या करूंगा बताऊंगा। चलिए देखते हैं। तो पहला मैं आपसे क्या बताया, थोड़ा सा देखिए कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इसमें बहने वाली धारा पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र, तो बहने वाली धारा I को लिख लेते हैं। कैसे डिपेंड करेगा अभी देखेंगे, ठीक है। ये जो सूक्ष्म लंबाई है, थोड़ी सी लंबाई, उस पर डिपेंड करता है, तो इसके सामने ये सूक्ष्म लंबाई DL को लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया।
ये जो साइन थीटा है ना, ये देख रहे हैं ये थीटा, इसका साइन, ठीक है, साइन, तो यहाँ पर साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये जो आर है ना, आर, ठीक है, इससे ये जो आर है उस पर डिपेंड करता है, तो उसको भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। कैसे डिपेंड करेगा वो हम अब क्या करेंगे, सीखेंगे। बायोट और सेवर्ट जी हम लोगों से ये बताए, ठीक है, क्या बताए, बायोट और सेवर्ट जी हम लोगों से ये बताए कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, वो जो डेल्टा बी है इस बिंदु पर, इसमें बहने वाली धारा आई है, डेल है, ये आप समझ रहे हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के क्या होता है, उसमें धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको दूसरे कलर से मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र है उस तार में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। दूसरा क्या बताया कि ये जो सूक्ष्म लंबाई है ना उसके भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा क्या बताया, ठीक है, कि ये जो थीटा है ना, साइन थीटा, इसके भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और वो चौथा बताए कि ये जो दूरी है ना, दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती ऐसे होता है। आप चीज़ों क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बढ़िया से मैं लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं, 1/r², ठीक है, ऐसे डिपेंड करता है। नहीं समझ में आया? इसी बात को आप लोग को थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से कह लेना है, ठीक है। समझ, इस चारों बातों को लिख लेंगे कि नहीं, आप लिख लेंगे? नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखेंगे। एकदम देखिए, लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी तार में बहने वाली, नहीं सॉरी, ठीक है, इस नियम के अनुसार जब किसी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उस तार के सूक्ष्म लंबाई के द्वारा उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, इतना लिख लेंगे ना, ऐसे यहां पर लिख लें, ऐसे लिख लेंगे, इतना मान चुंबकीय, ठीक है, मतलब कि इस सूक्ष्म लंबाई के तार के द्वारा इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, इतना एक पैराग्राफ में लिख लेंगे, 2-3 लाइन का होगा। इतना लिखने के बाद पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। मान लिखने के बाद ये सब लिख लिए, उसके बाद से क्या लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, लिख लेंगे कि नहीं, तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, और तब लिखेंगे अर्थात, और अर्थात लिखने के बाद ये बात लिखेंगे, ठीक है, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाते आई, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा, ठीक है, ठीक है, तार के सूक्ष्म लंबाई के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो दूसरी बात यहां पर लिखेंगे और अर्थात लिख करके क्या लिखेंगे, ठीक है, ये वाली बात लिख लेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और अर्थात लिख करके ये लिख लेंगे। चौथा क्या लिखेंगे, ठीक है, ये तार से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये लिख लेंगे, और अर्थात लिख करके ये लिख लेंगे। ऐसे ही एकदम लिखेंगे, और लिखने के बाद जब आप इसको लिखेंगे तो इसको बना लेंगे। आप क्या बनाएंगे, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3, और इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, 4 बना लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? और इतना बनाने के बाद, ठीक है, इन चारों को समीकरणों को मिला देंगे। तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है, 2, ये 3 तथा 4 को क्या करने पर, मिलाने पर, ठीक है, 4 को मिलाना यहां पर है, लिख दीजिएगा कि मिलाने पर, ठीक है, मिलाना है, जोड़ना नहीं है, मिलाना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो जब आप इसको मिलाएंगे तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती, सबको मिला देना है। पहले मैं लिख रहा हूं आई, यहां पर ये इंटू करके डेल्टा एल, फिर साइन थीटा इंटू 1/r²। थोड़ा सा देखिए इन तीनों को, ठीक है, ये इन तीनों को ढक लीजिए। तो देखिए डेल्टा, डेल बी किसके, सॉरी ये डेल नहीं, डेल्टा है, मतलब डी बी, सॉरी डेल हो जा रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं, डी बी अनुक्रमानुपाती आई हो गया ना, पहला वाला हो गया, ठीक है। अब इसको ढक लीजिए, ठीक है, इसको इतना ढक लीजिए। देखिए दूसरा वाला नहीं आ गया, दूसरा समीकरण, इसको ढक लीजिए। तीसरा आ गया ना, इसको ढक लीजिए। चौथा आ गया ना, तो एक ही में सब मिल गया ना, तो उसी मिलाने का बस मतलब है, ठीक है। तो ये सबको मिला दिया मैं, यहां पर हो गया ये डी बी, ठीक है। अब ये अनुक्रमानुपाती थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, ये आई हो गया, ठीक है, ये इंटू डी एल हो गया, यहाँ पर ये साइन थीटा हो गया, और अपान ये यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ r²। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए, ठीक है,
अब आप सब लोग जानते हैं कि ये अनुक्रमानुपाती जो है, अगर इसको हम लोग बराबर बनाएं तो बना सकते हैं, उधर एक नियतांक का हमको गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो dB, अब इसको बराबर हम बना ले रहे हैं, बराबर बना लिए। बनाने के बाद इधर क्या करना पड़ेगा, इधर एक नियतांक से गुणा करना पड़ेगा। चलिए मैं स्मॉल के से गुणा कर दिया, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो उधर कितना हो जाएगा, ठीक है, IDL, ठीक है, इंटू साइन थीटा, ठीक है, और अपन कितना हो जाएगा, ये R² हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि ये जो अनुक्रमानुपाती को हटा करके यहाँ पर जो गुणा करते हैं उसको अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। ठीक है, क्रमानुपाती, ठीक है, नियतांक, उसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, अब सब लोग बायो सेवर्ट से पूछने लगे कि भाई ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है इसका मान कितना होगा, क्या होगा, तो वो लोग निकाले। ठीक है, तो इसका मान आया 10⁻⁻7। कितना आया, 10⁻⁻7। और मात्रक अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसका। ठीक है, मात्रक। ठीक है, तो फिर वो लोग बताए कि 10⁻⁻7 आ रहा है। ठीक है, ये कुछ क्या कोई ऐसा है अचर संख्या जिसका मान इतना आता हो, तो फिर वो लोग इधर उधर कैलकुलेट इधर उधर दिमाग दौड़ा करके, ठीक है, क्या किए, बताए कि हाँ लग रहा है, ठीक है, लग क्या रहा है कि ये जो मान है वो किसके बराबर हो सकता है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, कि ये जो मान है μ0, ठीक है, μ0 अपान 4π, ठीक है, 4π, μ0 अपान 4π, μ0 में 4π से डिवाइड करेंगे तो इतना ही मान आएगा 10⁻⁻7, और इसका मात्रक पर अभी चर्चा किया जाएगा। ठीक है, वो चर्चा किया जाएगा। तो इसका ये मान किसके बराबर आ रहा है, μ0 अपान 4π के। ठीक है, इसके बराबर आ रहा है। फिर उन लोगों से पूछने लगे लोग, ठीक है, कि अच्छा ठीक है, ये जो μ0, 4π तो समझ में आ रहा, 4 और पाई है, ये μ0 क्या है भाई, तो वो बताने लगे कि भाई ये जो μ0 है ये क्या है, तो वो कहे कि ये जो म्यू है, मतलब μ0 है, यह निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। क्या है ये, चुंबकशीलता। क्या बोलेंगे यहाँ पर, निर्वात या वायु, ठीक है, वायु की चुंबकशीलता, ठीक है, चुंबक, ठीक है, शीलता, चुंबकशीलता है। ठीक है, अब बात आज कि भाई ये चुंबकशीलता से हम क्या समझते हैं, तो इस पर मैं आपको डिटेल में आगे किसी में वीडियो में आपको बताऊंगा कि चुंबकशीलता से क्या समझते हैं आप, और विद्युतशीलता भी मैं आपको चलिए बता दूंगा। तो खैर, चुंबकशीलता किसी पदार्थ का एक गुण होता है, ठीक है, जो उसमें चुंबकन वाले गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कि वो कितना चुंबकित हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो अलग अलग पदार्थ की ये क्या होती है, ये चुंबकन का गुण ये बताता है। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल में आपको चर्चा करेंगे। खैर, ये क्या है, निर्वात या वायु की, ठीक है, अलग अलग माध्यम का ये अलग अलग होता है, तो ये निर्वात या वायु का क्या है ये, ठीक है, ये चुंबकशीलता है ये। ठीक है, चुंबकशीलता μ0। तो फिर इसके का मान कितना रखेंगे, μ0 अपान 4π वो रखे, जिसका मान कितना होता है 10⁻⁻7, मात्रक बाद में चर्चा किया जाएगा। तो इसी फार्मूले में जो ये के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसके जगह पर जब हम उसको रखेंगे ये वाला मान, तो कितना आएगा, उस पर अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं, चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, तो रखते हैं, तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ये dB बराबर कितना हो जाएगा, dB बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसके की जगह पर μ0 अपान 4π। ठीक है, चलिए थोड़ा सा μ0 को ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये μ0 और अपान कितना हो गया, ये 4π, और उधर क्या बचा हुआ है, ठीक है, IDL साइन थीटा, I, और यहाँ पर हो गया ये DL और ये साइन थीटा, और अपन कितना हो जाएगा, ये R² हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये जो सूत्र निकल करके आया हुआ है, ठीक है, ये जो सूत्र, ठीक है, यही सूत्र आपका कहलाता है, ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम का ये सूत्र है। बायो सेवर्ट के नियम ये सूत्र क्या करता है, प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, इसके बाद जो है, ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा दिमाग में घुसा लेना है कि ये जो बायो सेवर्ट का जो ये नियम है, ठीक है, ये नियम, ठीक है, यह किसके लिए है, ये किसके लिए है, थोड़ा सा देखिए, ये किसी तार के पूरे लंबाई के लिए नहीं है, याद रखिए, किसी तार के पूरे लंबाई के लिए नहीं है, ये किसी तार के धारावाही तार माने जिसमें धारा बह रही है,
सूक्ष्म लंबाई, किसी सूक्ष्म रेडियल लंबाई के द्वारा उससे r दूरी पर जो थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए सूत्र है। किसी तार के पूरे लंबाई के लिए ये नहीं है, ठीक है। अगर हमको किसी तार के पूरे लंबाई के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे, समझिए क्या करेंगे हम। आपको मैं बता दूं कि कोई तार है, उसके पूरे लंबाई के द्वारा निकालना है तो पहले उस तार के सूक्ष्म लंबाई के द्वारा हम क्या करेंगे, निकालेंगे। समझ रहे हैं, सूक्ष्म लंबाई के द्वारा हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा हमको मिलेगा। सूक्ष्म लंबाई के द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, dB चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। और इसी का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे उस पूरे लंबाई के लिए। समझ में आ गया, पूरे लंबाई के लिए जब हम इसका समाकलन कर देंगे, पहले क्या करेंगे, सूक्ष्म लंबाई के द्वारा हम क्या करेंगे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है, सूक्ष्म लंबाई के तार के द्वारा, ठीक है। और हम पूरे तार के, मतलब हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि पूरे तार के द्वारा हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, पूरे तार के लंबाई के द्वारा, ठीक है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, पहले क्या करेंगे, पहले थोड़े से लंबाई dl लंबाई के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और उसको पूरे लंबाई के लिए समाकलित कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा टोटल लंबाई के द्वारा निकल जाएगा। तो ये पहले dB निकलेगा dl लंबाई के द्वारा, ठीक है। इसी को 0 से l जितना भी लंबाई का होगा समाकलन कर देंगे, उसका जिस हिसाब से आएगा, जिसके पद में होगा, ठीक है, वैसे जब हम समाकलन कर देंगे तब हमको मिलेगा, ठीक है, टोटल लंबाई, मतलब कि ये क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। ये याद रखिए, ये हम बार बार करेंगे आगे के टॉपिक्स में, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, समझ गए आप। अच्छा, इतना तो आप समझ गए। ये नोट में आपको चीज़ क्या करनी थी, समझनी थी नोट में। इसके बाद से अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछ लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर केस बता दूं, यहाँ पर मैं केस कोई, ठीक है, केस 1 अगर मैं लगा दूं, ठीक है, चलिए ये आगे मैं आप डिस्कस करूंगा। ये जो म्यू नॉट है, इसका मात्रक क्या आ गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई, मतलब म्यू नॉट का ये मात्रक उत्तर क्या आ गया, इस पर हम डिटेल में चर्चा करूंगा आगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसका मात्रक, बीमी सूत्र सब मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं केस लगा दूं, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये थीटा क्या है, थीटा मैंने आपसे क्या बताया कि ये जो तार है ना, तार, ठीक है, जो सूक्ष्म तार है उससे, ठीक है, उसके अक्ष से जो बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है, उसके बीच का बना हुआ ये कोण है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पर थोड़ा सा मैं पूछ लूं, जैसे कि ये तार हो गया इतना लंबा, और मैं आप लोगों से पूछ लूं कि थोड़ा यहां पर बताइएगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर उसके अक्ष में ही कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर यहां पर आप निकालना चाहेंगे तो इस बिंदु को यहां पर ऐसे लेकर के आइए, उस स्थिति में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर तार के, इसी सूक्ष्म लंबाई के तार के अगर यहां पर निकालना चाहेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या मैं यहां पर, अगर मैं उसके अक्ष में ही किसी बिंदु पर, अगर मैं यहां पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए कहूं इस तार के इतने लंबाई के द्वारा, तो फिर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, ये तब थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो वो थीटा बराबर 0 हो या 180 हो, ठीक है। अगर थीटा यहां पर 0 रखेंगे तब भी साइन 0 का मान 0, या 80 रख देंगे तो थीटा बस साइन 180 का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहां पर मतलब कि जो तार है ना, उसके अक्ष में ही अगर हम, ठीक है, अगर हम निकालेंगे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो वो कितना मान आ जाएगा, 0 आएगा। आपको याद रखना है, समझ में आ गया, ठीक है। मतलब केस 1 में यदि थीटा बराबर कितना, 0 या 180, तब कितना हो जाएगा बताइए, dB बराबर कितना हो जाएगा, dB बराबर 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी। लेकिन अगर केस 2 अगर मैं आपको बताना चाहूं, केस 2, ठीक है, केस 2 का क्या मतलब, ठीक है, कि इस तार, ये जो तार है ना, इस तार के एकदम सूक्ष्म लंबाई का जो तार है, उसके एकदम लंबवत यहाँ पर एक बिंदु है, मतलब थीटा बराबर कितना हो गया, 90। तो जब थीटा बराबर 90 रखेंगे, यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 केस 2 में, ठीक है। मतलब उस तार के एकदम लंबवत वाले बिंदु पर, ये क्या है, उस तार के एकदम अक्ष वाले बिंदु पर केस 1 में, और केस 2 में क्या हो जाएगा, उस तार के लंबवत वाले किसी बिंदु पर, ठीक है। अगर हम निकालेंगे किसी भी बिंदु पर तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा, और यहाँ पर आप 90 रखेंगे ना, साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1, जो कि साइन का क्या होता है, सबसे अधिकतम मान होता है। तो सबसे अधिकतम जब मैं यहाँ पे मान रखिएगा, तो ये जो dB आएगा ना, dB वो क्या हो जाएगा, एकदम मैक्सिमम मिलेगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मिलेगा। समझ गया, ठीक है।
कोई दिक्कत परेशानी? मैक्सिमम कब मिलता है? उस तार के एकदम लंबवत हम चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालेंगे तब। समझ में आ गया? अब देखिए, इतना के बाद आपसे पूछता है कभी कभी, ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझिए, ये चुंबकीय क्षेत्र हम यहां पर निकाले हुए हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का ये बस मान हमको बताता है। क्या बताता है? मान, कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, या किसी भी बिंदु पर, किसी यहां पर भी या कहीं भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बस ये सब चीजें चाहिए, ठीक है। आई चाहिए, डीएल चाहिए, साइन थीटा चाहिए, आर चाहिए, सब चीज़ चाहिए। इसका मान तो 10⁻⁻7 होता ही है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। तो यहाँ पर मान तो हम इस बायो-सेवर्ट के नियम से निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन यहां पर दिशा हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए भी, ठीक है, हम लोग 2 रूल उपयोग करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। पहला क्या करते हैं, ठीक है, कुछ जैसे कि दाएं हाथ का ये हथेली का हम लोग नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है 2 नियम से निकालेंगे। पहला क्या होगा? दाएं हाथ के हथेली के नियम से हम क्या करेंगे? यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालेंगे, दिशा, ठीक है। दूसरा भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे भी, किसी बिंदु पर। और दूसरा मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्त पेच का जो नियम है ना, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम, उसके सहायता से भी यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र का दिशा को निकाल लेंगे। समझ में आ गया? तो वो मैं आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, दिशा निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन हम कहने का उद्देश्य ये है कि ये जो सूत्र है ये केवल यहाँ के मान को बताता है ना, ठीक है। जबकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये तो एक सदिश राशि है, सदिश राशि है ना। तो भाई ये जो dB जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक सदिश राशि है ना। तो इस सूत्र का सदिश नोटेशन, सदिश रूप हम लोगों से क्या कर लेता है? पूछ लेता है। समझ में आ गया? तो सदिश रूप भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कहां पर बताऊं? ठीक है, ज़्यादा जगह होगा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आप समझ गए, ठीक है, इसको समझ गया, ठीक है। ये तो इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दे रहा हूँ? मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, वैसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ, आप समझ गए। इसको कहने का उद्देश्य क्या है कि ये जो है बायो-सेवर्ट का नियम हम किसी सूक्ष्म लंबाई के तार के द्वारा ही लगा सकते हैं, उसी पर लगा सकते हैं। पूरे तार के लंबाई के द्वारा निकालना है तो हमको सूक्ष्म निकाल करके उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसका समाकलन करना पड़ेगा पूरे लंबाई के लिए, तो हमारा पूरा निकल जाएगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब उस तार के अक्ष में किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो थीटा का मान 0 या 180 हो जाएगा, तो जो भी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो 0 मिलेगा। लेकिन लंबवत अगर निकालेंगे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या मिलेगा? अधिकतम मिलेगा। समझ गए? ये आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब हमको सदिश रूप हमको समझना है, तो इसी को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, बायो-सेवर्ट के सूत्र का सदिश रूप, ठीक है। तो यहां पर मैं बस हेडिंग छोटा सा लिख दे रहा हूं, सदिश रूप, ठीक है, सदिश रूप, ठीक है, सदिश रूप। चलिए इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए, जो ये हमारा ये जो चुंबकीय क्षेत्र का ये जो सूत्र है dB बराबर, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, dB बराबर, ठीक है, ये म्यू नॉट, ठीक है। चलिए उसको मैं दूसरे रंग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, म्यू नॉट अपान ये 4 पाई, और इधर कितना ये, ठीक है, आई, ठीक है, ये dl, फिर ये साइन थीटा, ठीक है, और अपान ये r², ठीक है। ये सदिश है भाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये अदिश राशि होता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो धारा है ये सदिश है, इसको सदिश रूप में हमको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर मैं d और यहाँ पर b को सदिश, ये सदिश का नोटेशन है, ठीक है, लिखना है। तो हम सदिश लिख कैसे, क्या कर सकते हैं? इसमें से अब इधर वाले में से सदिश को खोजेंगे। भाई म्यू नॉट अपान 4 पाई ये अदिश राशि है, एक गुण है, ठीक है। अब ये आई, ये जो वैद्युत धारा होती है, इसमें दिशा मान दोनों होता है वैद्युत धारा, लेकिन ये सदिश नियम का पालन नहीं करती है। मतलब ये जो वैद्युत धारा ये भी अदिश राशि होती है। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई भी अदिश राशि, ये आई भी क्या है? अदिश राशि हो गई, और साइन थीटा ये तो अदिश ही हो गया, ठीक है। तो इसमें सदिश कौन बच रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा देखिए, ये डेल यल और आर यही सदिश है। थोड़ा सा इसमें देखिए, डेल एल सूक्ष्म लंबाई है, एकदम एक दिशा और लंबाई, ये एक सदिश है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका ये, ठीक है, ये एक दिशा हो गया, समझ लीजिए। और मतलब ये एक सदिश, मतलब ये विस्थापन है, समझ लीजिए, ठीक ना। ये सूक्ष्म लंबाई है ना, सीधी लंबाई है, सूक्ष्म लंबाई, तो ये एक सदिश हो गया। दूसरा, ये जो सीधी दूरी है ये आर, ये एक क्या है? सदिश है। समझ में आ गया? यही दोनों सदिश है, ठीक है।
यहां पर हम मान तो इस सूत्र से निकाल लेंगे, दिशा भी हम निकालेंगे, लेकिन इसको, इस सूत्र को हम लोग सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? इसमें बस ये डेल एल और ये आर क्या है, यही दोनों सदिश हैं। तो इन्हीं दोनों को मिला जुला करके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हमको पता चलेगा। उसके लिए ठीक है, थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, इधर आर से, ठीक है, ये आर से, वैसे आर से क्या, वो तो कहिए कि चलिए छोड़िए आर से ही, नहीं तो दूसरे तरीके से बताया जा सकता है। दोनों पक्ष में मैं आर से, मतलब ऊपर नीचे में आर से गुणा कर दे रहा हूं, अंश में भी और क्या ये हर में भी। ठीक है, समझ में आ गया? अंश में भी और हर में भी आर से मैं गुणा कर दे रहा हूं। आर मतलब कि ये वाला आर जो कि ये सदिश है। तो अभी स्पष्ट हो जाएगा, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फिलहाल आप समझ लीजिए। ठीक है, ऊपर भी आर से, नीचे भी आर से, अंश में हर में मैं कर दिया। ठीक है, तो किधर हो गया, कितना हो गया, इसको अभी नोटेशन लिखा जाएगा। ये म्यू नॉट, ठीक है, देखिए ये म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट अपान ये 4 पाई, ठीक है, ये आई हो गया, ये ठीक है, समझिए आई हो गया, ये डीएल हो गया, समझ रहे हैं? और डीएल के साथ इस आर को लिख ले रहा हूं, तब फिर यहां पर लिख रहा हूं ये साइन थीटा, डीएल के साथ ये आर और यहां पर साइन थीटा, और अपान नीचे कितना हो गया, ये आर और आर कितना हो गया, ये आर क्यूब हो गया। थोड़ा सा देखिए इस पर चर्चा करिए, ठीक है, ये इस पर चर्चा करिए इतने पर। ठीक है, डीएल इंटू आर साइन थीटा, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि ए और ये क्रॉस बी, ठीक है, दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो कितना होता है, ए बी साइन थीटा होता है कि नहीं, समझ रहे हैं? ए बी साइन थीटा होता है ना। ए और बी अगर दोनों सदिश हैं, इनका सदिश गुणन करेंगे ए क्रॉस बी, तो ए बी साइन थीटा आता है। ए क्या है, ए क्या है भाई, इसमें ए है इस पहले वाले का ये परिमाण, बी क्या है दूसरे वाले सदिश का परिमाण, साइन थीटा, थीटा क्या है, ए और सदिश, ए और बी दोनों के बीच का ये कोण है। तो यहां पर भी देखिए, इस ए के जगह पर समझ लीजिए डीएल है, और बी के जगह पर समझ लीजिए कि आर है, और थीटा क्या है, देख लीजिए ये डीएल और आर के बीच बना हुआ ये क्या है, कोण है। तो एल, ठीक है, एल इंटू ये जो आर साइन थीटा है, ठीक है, इसको हम लोग सदिश के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला ये लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे, ठीक है, यहाँ पर ये डी बी और ये, ठीक है, ये सदिश रूप, और ये हो गया ये म्यू नॉट अपान ये 4 पाई, ठीक है, ये आई को आई रहने दीजिए, और इसको हम लिख सकते हैं डीएल, ठीक है, डीएल क्रॉस ये आर, ठीक है, डीएल और ये क्रॉस आर नहीं लिख सकते हैं, इसको डीएल क्रॉस आर लिख दिए, समझ में आ गया, डीएल क्रॉस आर, और नीचे कितना है ये, और ये क्यूब है, ठीक है, ये केवल परिमाण है, समझ में आ गया। तो यही इसका क्या है, सदिश नोटेशन है। देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष में सदिश के जैसे कुछ दिख रहा है ना, ये हो गया सदिश रूप हो गया। अब आप सब लोग जानते होंगे, थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूं कि ए क्रॉस बी, ये भाई दो सदिशों का सदिश गुणन किया जाता है, तो इधर जो आता है ये क्या होता है, एक सदिश होता है, एक सदिश राशि होती है। तो ए क्रॉस बी करते हैं दो सदिशों का, उसका तो दिशा किधर हो जाता है। दिशा के लिए अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, कि मान लीजिए कि एक ये ए है और ये क्या है, ये बी है, ठीक है, ए और ये बी है, ठीक है, ए और बी, हम ए में बी का क्या किए, क्रॉस किए, ए क्रॉस बी, हमको ए क्रॉस बी का दिशा चाहिए, ए क्रॉस बी का दिशा से ये सदिश ए मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैंने क्रॉस किया, इनके बीच का कोण कितना है, ये थीटा है, समझ में आ गया। तो ए क्रॉस बी का हमको दिशा चाहिए, किधर होगा दिशा, तो क्या करते हैं कि इन दोनों किसी कोण पर है ना, इन दोनों को क्या करेंगे, इन ये जो दोनों ये हैं इनको बनाता हुआ, ठीक है, एक तल खींच लेंगे, तल, ठीक है, इन दोनों को बनाता हुआ, ठीक है, इन्हीं दोनों के में एक तल खींच लेंगे, जैसे ये तल हो गया ना, तल देखिए, समझ रहे हैं, तल नहीं समझ रहे हैं, देखिए एक ये और ये, जैसे मान लीजिए कि एक ये पेन रखी है, एक ये पेन, और उसी पर एक छत बना दिया गया, एक ये तल हो गया ना, इसी इन्हीं दोनों के क्रॉस का जो हमको दिशा चाहिए ना, तो इन्हीं दोनों को तल बना दिए, जब तल बना दिए, ठीक है, तो इसी तल के लंबवत ही इसकी दिशा होगी, या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी। ऊपर के नीचे के लिए क्या, ए का बी में करना है ना, ए का बी में, ठीक है, कोण को इधर ले लीजिए, ए का बी, तो ए का बी करेंगे,
थोड़ा सा ये पेच वाला नियम समझ लीजिए, ठीक है। तो ए का बी में करेंगे ना, तो जब करेंगे तो पेच ऊपर जाएगा ना, अंगूठा इधर जाएगा ना, मतलब आप समझ रहे हैं। अगर ए का बी में किए ना, ये ऐसे अगर कोण सीधा माप रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ये ऊपर वाला होगा, मतलब कि ए क्रॉस बी का ये ऊपर इसी तल के लंबवत ही होगा दिशा, इसी के तल के लंबवत क्या होगा, ए क्रॉस बी का ऊपर दिशा होगा, ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, ये ऊपर, ठीक है। लेकिन ठीक है, बी क्रॉस ए का दिशा किधर होगा, ये नीचे होगा, ये बी क्रॉस ए का है, समझ रहे हैं, बी क्रॉस ए का दिशा नीचे होगा, कभी भी लंबवत होगा। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आएगा क्या, थोड़ा सा समझना ये है, जो ये है, ठीक है, ये जो तार है, ये तार और ये जो है ना, ठीक है, ये जो दूरी है, इसको बनाता हुआ जो तल होगा उसी के लंबवत होगा, समझ रहे हैं, ठीक है, इसी के लंबवत। तो ये तार, ठीक है, ये तार, ठीक है, और ये जो दूरी है ना, इसी को तल बनाता हुआ ऐसे खींच लीजिए, ठीक है, ये तल बना लीजिए, उसी के लंबवत यहाँ पर होगा। तो खैर उसके लिए हम लोग, ठीक है, बाएं हाथ का हथेली का, ठीक है, नियम उपयोग करेंगे या मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर दिशा हम लोग निकाल लेंगे। फिलहाल आप लोग समझ गए कि ये भाई बायो-सेवर्ट के नियम का ये क्या है, ये सदिश रूप है, ठीक है, समझ में आ गया। कोई हमको अभी कई चीज़ें बतानी है, जैसे कि पहले हमको बतानी है, ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये जो म्यू नॉट अपॉन 4, मतलब ये जो निर्वात की विद्युतशीलता है, सॉरी, ये निर्वात की जो चुंबकशीलता है, ठीक है, चुंबकशीलता, ये चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है। तो अगले वाले में लेक्चर में मैं इसको आपको क्या करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद से हमको बताना है, ठीक है, कि ये जो यहां पर ये जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसको कैसे हम लोग उसका निर्धारण करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा ये जो निर्वात या वायु की जो चुंबकशीलता है और एक विद्युतशीलता है, उन दोनों के बीच में एक संबंध होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो संबंध होता है, वो जानेंगे, ठीक है। उसके बाद से तब फिर हम लोग और भी चीज़ों को, ठीक है, अनंत लंबाई के तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन क्या किया जाए, थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों को बताने में ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी मान लीजिए कि अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको, तो आप अपना कन्फ्यूज़न हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए, मैं फिर से उसको कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना तो एकदम नहीं भूलिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, वो भी थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा एकदम मस्त हो जाए पढ़ करके, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।